नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर से। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। इस वारंट को दरअसल मोहाली की एक कोर्ट ने जारी किया है। ये उसी मामले में है जिस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से, और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कल की गई थी। मोहाली कोर्ट का पंजाब पुलिस को अब आदेश है कि बग्गा को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शरद, ये जो मामला है, ये गिरफ्तारी वारंट जो अब जारी किया गया है, इसके बाद पंजाब पुलिस के लिए क्या रास्ता खुल जाएगा तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करके पंजाब तक ले जाने का? लगता है कि उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि तेजिंदर बग्गा को कल भी पंजाब पुलिस लेने के लिए पहुंची थी, और सुबह जो गिरफ्तारी लग रही थी, शाम होते होते वो किडनैपिंग में बदल गई, क्योंकि उनके परिवार के द्वारा दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई गई किडनैपिंग की। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उस वक्त की हैं जब उनके घर पर पंजाब पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने तेजिंदर बग्गा को वहां से अपने साथ ले जाने की कवायद शुरू की। लेकिन इससे पहले कि पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को मोहाली तक ले जा पाती, उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने रास्ते में वहां उनके काफिले को रोका और उसके बाद दिल्ली पुलिस को वहां आने की सूचना दी और तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कल रात को तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस लाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया, जिसके बाद वो घर गए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शरद, क्या इस वारंट के बाद पंजाब पुलिस के लिए तेजिंदर बग्गा को मोहाली तक, पंजाब तक ले जाने का रास्ता साफ हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये अरेस्ट वारंट जो है ये है क्या। असल में हुआ ये था कि पहले जो पंजाब पुलिस अभी आई थी वो इस आधार पर आई थी कि उनके यहां पर एक केस दर्ज हुआ था और उस मामले में 5 बार तेजिंदर बग्गा को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। तो इस के आधार पर कि भाई हमारे यहाँ मामला दर्ज है, हम उनको बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो इसको आधार बनाकर जो पंजाब पुलिस थी वो दिल्ली में आई थी, जनकपुरी में तेजिंदर बग्गा के घर, और उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी। लेकिन अब की बात, जब ये इस मामले में जो है पंजाब पुलिस की किरकिरी हुई है और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को वो पंजाब तक नहीं ले जा पाए, तो अब मोहाली कोर्ट से उनको अरेस्ट वारंट मिल गया है। ये औपचारिक और कानूनी दस्तावेज है। इसके आधार पर अब तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का रास्ता जो है वो पंजाब पुलिस के लिए पूरी तरह से साफ हो गया है, और कोर्ट का एक तरह से यह कहा जाए कि पंजाब पुलिस को कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है कि आप गिरफ्तार करके लाइए। तो अब जो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के सामने यही विकल्प है कि या तो वो किसी कोर्ट से, हाई कोर्ट से या पंजाब की किसी कोर्ट से इसके जो ये अरेस्ट वारंट है इस पर स्टे लें, वरना अगली तारीख रखी गई है 23 मई की। तो उससे पहले पंजाब पुलिस को यह आदेश है कोर्ट का कि तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके मोहाली कोर्ट में पेश किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें जो हैं तेजिंदर बग्गा की वो फिलहाल खत्म नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जो चैप्टर शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई का, ये शायद फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, पंजाब पुलिस आगे बढ़ी है, कोर्ट गई है, कोर्ट से वारंट लाई है, और अब औपचारिक दस्तावेज है उसके पास में तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने का। अंजलि, उधर शरद, ऐसा नहीं है कि तेजिंदर बग्गा भी चुप बैठे हों, वो भी और उनके साथी भी प्रदर्शन करने में और विरोध करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कानूनी लड़ाई की, लेकिन असल में ये एक राजनीतिक लड़ाई है। तो उसी कहीं ना कहीं उसी राजनीति की वजह से जो है तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके कल पंजाब पुलिस ले जा रही थी, और उसी राजनीति की वजह से दिल्ली पुलिस ने भी एकदम फुर्सत तेजी से एक्शन लिया और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया, और हरियाणा में जो है तेजिंदर बग्गा को रोक लिया गया और वहीं से वापस ले आए। तो ये एक राजनीति थी जो चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कि तेजिंदर बग्गा का इतना नाम हुआ, तो अब जो है उसको वो आगे शोकेस करना चाह रहे हैं, और उसी के मद्देनजर आज जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, साथ में तेजिंदर बग्गा जो हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर में विरोध प्रदर्शन भी किया है, और उनकी वही मांग है कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, उसको लेकर
वो माफी मांगे। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई जो है वो राजनीतिक है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो इस समय लड़ाई है वो नगर निगम चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल बनाने की चल रही है। तो उसी को लेकर ये जो पूरी रस्साकसी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये चल रही है। बस चैप्टर बदलते रहते हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो लगभग उसी दायरे में घूमती रहती है। लेकिन हां, ये जरूर कहना होगा कि ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, जो कल हमने देखा है, ये इतिहास में पहले किसी ने नहीं देखा था कि एक राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे ने दखल दिया और तीसरी जाकर छुड़ा कर ले आई। लेकिन पंजाब पुलिस की, जैसे कि मैंने कहा कि इस मामले में किरकिरी हुई, तो वो भी चुप नहीं बैठी, वो भी कोर्ट गई और फिर से जो है अब वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। 23 मई की तारीख है जब अगली सुनवाई होगी इस मामले में। उससे पहले जो है पंजाब पुलिस को तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना है। अगर पेश नहीं करते हैं तो वो बताएंगी, पंजाब पुलिस बताएगी कि हमने इस मामले में क्या कार्रवाई की और अभी इस मामले के अंदर क्या स्टेटस है। तो निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, कोर्ट के अंदर जाना होगा और कोर्ट से कहीं हायर कोर्ट से इस पे कम से कम अगर स्टे नहीं लगा तो जाकर या तो पेश होना होगा या गिरफ्तारी होगी। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पंजाब पुलिस हाथ में वारंट लेके तेजिंदर बग्गा का घर का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन इस सबके बीच दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर जो बवाल खड़ा हुआ वो अब तक जारी है और बीजेपी के नेता आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले कल तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर ड्रामा चला और देर रात वो अपने घर पहुंचे। कल रात उन्हें द्वारका सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के घर पर पेश किया गया। इसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। और हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे दिल्ली के सिविल लाइन से दे रहे हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं और ठीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बीजेपी के वर्कर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है और उनसे आरपी सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि किस तरह से उनका ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, यहीं से वो लोग आप लोगों को रोका गया है पुलिस द्वारा, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। हमें प्रिवेंटिव अरेस्ट के नाते पकड़ा गया है, परंतु ये समझ लें दिल्ली पुलिस भी हम सिखों की दस्तार की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहेंगे। केजरीवाल को समझ आना चाहिए, भगवंत मान को समझ आना चाहिए कि आज ये सिंबॉलिक है, परंतु हम किसी कीमत पे भी सिखों की दस्तार की बेइज्जती नहीं सहेंगे। कल जिस तरीके से पंजाब पुलिस पहुंची थी दिल्ली और एक तरीके से मांग है कि वो माफी मांगे, केजरीवाल और भगवंत मान दोनों के दोनों माफी मांगे, क्योंकि कल एक सिख को गुंडागर्दी के नाते से अपहरण करते हुए दस्तार नहीं पहनने दी उन्होंने। सर, उनका ये कहना है कि जहां बात उनका आरोप है बग्गा जी पर, उनका आरोप छोटी बात है। ये आप आरोप में क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है दस्तार हमको संविधान के अनुसार मिली है, दस्तार हमारे को सेक्शन 25(2) में संविधान के अनुसार मिली है। अगर हमको वो नहीं पहनने दी जाएगी इसका मतलब आप दस्तार का नहीं संविधान का अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं पंजाब पुलिस को? वो पंजाब पुलिस को एक गुंडा एलिमेंट की तरह यहाँ पे अपहरण करने के लिए भेजते हैं। तरह के खुलासे भी हो रहे हैं, डीएसपी को लेकर सिरसा साहब अलग तथ्य सामने रख रहे हैं। अभी तो बहुत खुलासे होंगे, पर आज खुलासे होंगे ये बीजेपी वर्कर्स का कहना है। लेकिन लगता है कि जो प्रोटेस्ट था वो अब यहाँ पर थमता दिख रहा है, क्योंकि जितने भी वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे उन सभी को हटा लिया गया है और प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे अब तितर बितर हो चुके हैं और पुलिस ने उन्हें वापस खदेड़ दिया है। तो जो कोशिश बीजेपी वर्कर्स द्वारा की जा रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बीजेपी वर्कर्स, मनिंदर सिंह सिरसा भी बस में मौजूद है और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट तो रुक गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। आज का तो सिर्फ सिंबॉलिक था और आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। तो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले पर बीजेपी के नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये गलत बात है। पुलिस को तो केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। अगर केजरीवाल अरेस्ट करना चाहिए तो केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ अगर अरेस्ट होना चाहिए तो केजरीवाल, ये हमारा इलीगल
दिल्ली पुलिस को डिटेन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो नशा तत्वों का साथ दे रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जो नशे के कारोबारियों का साथ दे रहा है। वो ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास यूपी पुलिस पहुंची है। अगर गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के लिए जनता की आवाज उठाना अगर गुनाह है, अगर ये कहना गुनाह है कि केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को कब आप सजा दिलाओगे, अगर ये कहना गुनाह है कि आप किसानों को मुआवजा कब दोगे, अगर ये कहना गुनाह है कि कश्मीरी पंडितों के अपमान पर माफी कब मांगोगे, अगर ये केजरीवाल की निगाह में गुनाह है तो ये हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये गुनाह करता रहेगा, हमेशा करता था, है और रहेगा। तो देश की बात में ले रहे हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी हो गई है बढ़ोतरी। महंगाई पर एक के बाद एक जनता को झटके लग रहे हैं। आज से खाना पकाना और महंगा हो गया है। कमर्शियल एलपीजी के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। आज से 14 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो जाएंगे। अब एक सिलेंडर 999 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को भी 50 रुपए बढ़ाए गए थे। भारत में आई दूसरी वेव को अब 1 साल हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,735 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों में कई परिवारों के पूरी तरह से बिखर जाने की कहानी भी है। भोपाल की वनीशा इसमें से एक हैं। साल भर पहले माता पिता दोनों को खोने के बावजूद उन्होंने राज्य में 10वीं में टॉप किया। मामा मामी का प्यार है, भाई और खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए उनकी कहानी। I'll be a stronger daddy without you. With a heavy heart, I bid you goodbye. For you left me all alone to cry. Now every tear fetches a memory of yours, but I hold it back and don't let it flow. वनिशा की सुबह वैसी ही है। उठना, पढ़ना, पूजा करना, स्कूल जाना। बस नहीं है तो माँ की थपकी, पापा का प्यार से पुचकारना। ये कमी मामा मामी पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। संभलने में ही काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को साथ साथ कंटिन्यू रख के जो भी जितने भी जैसे सर्कमस्टांसेस आते जा रहे थे उसको एक साथ रखना, उसको एक साथ संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। और जितना भी जैसे कभी कभार जब पापा का ऑफिस शिफ्ट करना था या मम्मा का ऑफिस वगैरह में जाना हुआ, डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़े, फिर लोन का एंड जो हमारा नया घर था उसका लोन, उसके साथ पढ़ाई को एक बैलेंस बना के रखना, काफ़ी क्लासेस मिस हुई उसको कवर अप करना। मध्य प्रदेश में वनिशा 10वीं की टॉपर थी, 11वीं में भी अव्वल आई। अब लक्ष्य IIT है। छोटे भाई को लेकर थोड़ी परेशान रहती हैं। बड़ी परेशानी लोन रिकवरी दस्तावेजों के लिए आने वाले फ़ोन कॉल हैं। सब ऑफलाइन खुद शुरू हो गया है तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब जैसे कभी कभार सर लोग पेरेंट्स का टॉपिक ऐसे बात करने लगते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी ठीक है, अभी कोप अप कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। 1 साल में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए इमोशनली, मेंटली और जैसे लाइफ डिसीजंस कैसे लेना है, कैसे जो शायद से जो लाइफ 4-5 साल बाद एक एज अडल्ट देखनी होती थी वो शायद से अभी से ही देखना पड़ रहा है। जैसे मैं अपना कुछ पढ़ रही हूँ, अपने फ़्लो में हूँ, अपने फ़्लो के साथ पढ़ रही हूँ तो उसमें एकदम से कॉल आता है एंड फिर उस बारे में सोचने लगती हूँ। जैसे मान लीजिए लोन का कॉल आए कि आपने लोन नहीं भरा है एंड आपकी ये ड्यू डेट है, या फिर उस समय डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी कॉल आए कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ चाहिए, इस ऑफिस में ये लगेगा, इस ऑफिस में ये लगेगा, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब। मैं चाहूँगी कि ऐसे कॉल्स ना आए क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। इनके पिताजी ने मकान बना रहे थे, वो उसका हाउस लोन था, उनका LIC का ही हाउस लोन था। वे LIC के ही MRDT क्लब मेंबर थे।
लेकिन शायद LIC को ही नहीं मालूम था कि मैं MRDD क्लब मेंबर तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो वो लगातार लोन रिकवरी के लिए नोटिस दे रहे हैं। तो बच्चों को उसका मानसिक तनाव तो होता है, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं। मैं अभी लीगल गार्जियन नहीं बना हूँ, सरकार ने मुझको इनका संरक्षक बनाया है, महिला बाल विकास और बाल संरक्षण समिति ने। तो मैं कानूनी तौर पर अभी फाइनेंस का कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं लोन में कहीं पर भी आगे कोई कदम नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बालिग नहीं हैं। जब बच्चे बालिग होंगे तो इनके पिताजी के जो पैसे इनको मिलेंगे उसके द्वारा लोन चुकाया जाएगा। तो लोन को लेकर ये मानसिक परेशानी में रहते हैं। भावनात्मक बेफिक्री ममेरे भाई बहनों के प्यार ने दूर कर दी। ऐसे में मामा मामी बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेफिक्र हैं, लेकिन खेल को लेकर फिक्रमंद। हमारे और इनके बीच जो बातचीत और जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम की होती है कि इवनिंग में जब हम मिल रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ रहे हैं, तो मैं चेंज भी नहीं कहूँगी। और विवान तो थोड़ा सीरियस हो गया तो उसको लगता है दीदी कर रही है तो मुझे भी पढ़ना है, तो उनको अब खेल में, स्पोर्ट्स में, अब समर वेकेशन में इनके समर कैंप्स हैं तो उसमें मैं डालूँगी। बच्चों की मानसिक स्थिति तो बदलती रही, बनती बिगड़ती रही, क्योंकि समाज के प्रश्न होते हैं। ओपन हो गए स्कूल कोरोना के बाद, तो वहाँ पर अन्य बच्चों के साथ मिलना और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न होना या शिक्षक के द्वारा ही कोई लेक्चर देना मोटिवेशन का, जिसमें उनके पेरेंट्स का उल्लेख होना, तो इसमें बच्चों की जो मानसिक स्थितियाँ हैं वो थोड़ी बनती बिगड़ती रहीं। बहरहाल संवेदनाओं के ज्वार के बीच सरकार इस बहस में उलझी है कि देश में WHO की रिपोर्ट गलत है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे नकार दिया है, लेकिन वो उन परिवारों से क्या कहेगी जिसके दस्तावेजी सबूत उनकी आंखों में कैद हैं। माँ बाप का जाना यथार्थ होता ही कब है। शायद तभी कभी निदा फाजली ने लिखा था, मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने मुझको दी थी वो झूठा था, वो तुम कब थे, कोई सूखा पत्ता हवा से गिर के टूटा था। तुम्हारे हाथ मेरे उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं जब भी लिखने के लिए कागज़ कलम उठाता हूँ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ तुम्हें ही पाता हूँ। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, उसमें मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो, कभी वक्त मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी आज भी जारी है। इसकी शुरुआत कल से हुई थी। सर्वे के लिए कोर्ट ने जिस एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है उस पर निष्पक्ष काम न करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से लगाया गया है और आपको बता दें कि उनके वकील ने ये बात कही है। उन्होंने हिंदू पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप कमिश्नर पर लगाया है। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग पर कोर्ट अब 9 मई को सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ने इस पूरे मामले पर कहा कि जो भी हो रहा है वो अदालत के आदेश पर ही हो रहा है। देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वही देश के सामने, प्रदेश के सामने सवाल स्वयं बने हुए हैं। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है जिसका अनुपालन कराने में जो भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार की ओर से सहयोग होगा, लेकिन कोई माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करने का प्रयास ना करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। प्रदेश के इंदौर जिले की स्वर्णबाग कॉलोनी में एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे। बचाव दल ने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तड़के करीब 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।
जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में धमाके के बाद जबरदस्त आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों को इलाज के बाद उनके घर रवाना कर दिया गया। ज्यादा झुलसे तीसरे शख्स का भी इलाज जारी है। दमकल की कई गाड़ियों ने इस आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया।